हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 1 का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू। उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1924 में। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत काम करने वाले असम के मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1922 में। चौरी चौरा 1922 में हुआ था। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बापाप्त से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बापतार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस लेने का फैसला किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला।
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन विरोध को शांत करने के लिए किस वायसराय ने डोमिनियन स्टेट्स लाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोल मेज सम्मेलन का ऐलान किया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। लॉर्ड इरविन ने कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमेज सम्मेलन ऐलान कर दिया। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरा है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1930 में हुआ था। तीसरा है, महात्मा गांधी द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। चौथा है, लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि 26 जनवरी 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी वायसराय इरविन को एक खत लिखे। उस खत में 21 मांगों का उल्लेख किया गया था। दूसरा है, उस खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। तीसरा है, गांधी जी लिखे थे कि अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा कथन सही है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक को अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी कितने विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 78। गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साबरमती आश्रम। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महात्मा गांधी की नमक यात्रा 240 किलोमीटर तक चला था। दूसरा है, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। तीसरा है, महात्मा गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दांडी से। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर
अपनी सहमति व्यक्त कर दी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले। गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन कब गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 में। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतीन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह, दिल्ली। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1929 में। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कितने वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसान को संगठित करते हैं। इसका 1918 से 1919 होगा। अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन करते हैं। इसका 1930 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का 1931 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ का 1932 होगा और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 होगा। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया। मार्च 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 1918 से 19 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दूसरा है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच काफी विवाद हो गया था। तीसरा है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की बात मान ली तो डॉक्टर अंबेडकर आमरण अनशन पर बैठ गए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया।
दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1932 में। अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना किन मांगों पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार थे? पहला है, मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए। दूसरा है, मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्थिति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। अगला प्रश्न है, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को कब चित्रित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1905 में। भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में चित्रित किया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1942 में। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। अगला प्रश्न है, करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था। भारत बंद के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालों को और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया।
इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मातागिनी हाजरा, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।